होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। नाजरीन आदाब, एक बार फिर मैं आपकी दोस्त ज्योत्सना हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम खास तौर से खवातीन के लिए होता है और हमारा मकसद होता है आप तक नई नई जानकारियां फराहम कराना, जिससे कि आप उन जानकारियों से फैज़याब हो सकें। तो अपने आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी खातून से जो न केवल थिएटर इंडस्ट्री से जुड़ी हैं बल्कि पिछले 20 सालों से थिएटर की दुनिया में अपना नाम कमा चुकी हैं। तो आइए जानते हैं उनके थिएटर सफर के बारे में। तो फिर आइए अपने आज के इस शुमारे का आगाज करते हैं। हम खवातीन कई सपने देखती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर कई तरह के स्किल्स होते हैं, लेकिन बड़े होते होते तक हम पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि हम अपने सपनों को दरकिनार कर देते हैं और जिंदगी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। पर कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जो कि अपने सपनों को एक नई उड़ान, एक नई पहचान देती हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही खातून से जो न केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्डी हैं, जो कि संगीत नाटक अकादमी से दिया जाता है, बल्कि पिछले 20 सालों से थिएटर की इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुकी हैं, अपनी पहचान बना चुकी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रियंका शर्मा से। प्रियंका जी, आपका खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। जी बहुत शुक्रिया। तो आइए आज आपकी जर्नी की जो है वो हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। कई नाजरीन इस वक्त हमारे शुमारे को देख रहे हैं, कई खवातीन, मुझे लगता है आज का एपिसोड खत्म होते तक आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हो चुकी होंगी कि अपने सपनों को एक नई उड़ान दे पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी जर्नी के साथ। जैसे कि हमने बात की, आपके साथ ऑफ कैमरा भी काफी बातचीत हमारी हुई है आपस में। आप थिएटर की इंडस्ट्री से हैं, पिछले 20 सालों से आप थिएटर कर रही हैं। तो ये जर्नी की शुरुआत हुई कैसे? क्या आप बचपन से ही स्टेज को बहुत पसंद करती थी या एक्टिंग स्किल्स आपके अंदर क्या बचपन से ही बहुत ज्यादा थे? क्या आपकी जीन्स में ऐसा कुछ है? क्या आपके वालिदैन इस इंडस्ट्री से हैं? मतलब क्या कैसी है आपकी जर्नी? आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरी जो शुरुआत हुई थी वो कॉलेज में मैंने पहली बार थिएटर किया था। मिरांडा हाउस से हूँ मैं और वहाँ की सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी, उसका नाम है अनुकृति। तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी और मुझे याद है मैं स्कूल में जब थी तो स्कूल में भी जितने भी हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि कूद के पाँव पालने में नजर आते हैं। तो वहाँ से कुछ कुछ दिखने लगा था कि स्टेज फियर नहीं है, स्टेज पे जाने में मजा आता है। वहां पे हमने काम करना शुरू किया था। अगर बात करें परिवार की तो मेरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो थिएटर से हो, लेकिन सभी लोग बहुत स्किल्ड हैं बातचीत करने में। भाषा के ऊपर एक अच्छी कमांड है। मेरे जो पिताजी हैं वो अक्सर बहुत सारी शेरो शायरी करते हैं, घर में लोग कविताएं याद करते हैं और स्टेज पर बोला करते थे। तो उस तरह का प्रभाव तो था, उस तरह का एक इम्पैक्ट था, लेकिन थिएटर से कोई भी नहीं था। तो मैं पहली एक शख्स थी जो थिएटर की दुनिया में गई और वहां पर जाके काम किया। मिरांडा हाउस कॉलेज से शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम आगे बढ़े। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज से जो है वो आपने अपने इस थिएटर जर्नी की जो है वो आपने शुरुआत करी इस सफर की। लेकिन जब इस सफर की आपने शुरुआत की तो आपने थिएटर को ही क्यों चुना? ऐसा क्या आपके दिल और दिमाग में आया कि थिएटर में ही जाना है? बहुत सारी ऐसी फील्ड होती है जिसमें लड़कियां जो है वो अपने पैर पसार सकती हैं, लेकिन थिएटर को ही आपने एक जरिया क्यों बनाया आगे बढ़ने का?
मुझे लगता है कि कई बार आप बहुत सारा लाइफ में आप चीजें नहीं चुनते हैं, चीजें आपको चुनती हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर एक ऐसा प्रोफेशन था जिसने मुझे चुना। क्योंकि जब मैं कॉलेज में गई थी, मुझे मेरी एक स्कूल की टीचर थी सोनिया मैम, उन्होंने कहा था कि तुम जब कॉलेज जाओ तो ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन कर लेना। और मुझे लगा कि इतना बड़ा कॉलेज होता है, इतने सारे लोग होते हैं, और मैं कहाँ छोटी सी, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना उस तरह से सपोर्ट है, तो मैं कैसे सारी चीजें करूंगी। लेकिन मैंने उनकी बात पर थोड़ी तवज्जो दी और मैं कॉलेज जाने के बाद मैंने ऑडिशंस दिए, मैं सिलेक्ट हुई और मैंने कंटिन्यू किया अपना थिएटर। 3 साल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर मैं बहुत श्योर थी कि मैं ये करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं था कि डे 1 से मुझे लगा था कि ये कोई चीज़ है जो मैं आगे फ्यूचर में जाके करने वाली हूँ बहुत लंबे समय तक। ये बस कर लिया था ऐसे क्योंकि मजा आता था। जब आप अपनी बात कहते हो, आप अपनी बात रखना जानते हो, इतने सारे लोगों से मिलते हो और आपको लगता है कि ज़हनी तौर पर ये आपको कुछ देता है, आप समझ पाते हो चीज़ों को, तब वो जो सुकून मिलता है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रोफेशन बनाऊंगी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन बस इतना था कि मुझे मज़ा आता था। तो इसीलिए करते करते वो इतना लंबा समय कब गुजर गया ये पता ही नहीं चला। कभी जैसे लोग, आप भी हम बैठ के जब सोचते हैं कि 20 साल इतना लंबा समय किसी चीज़ को दिया, ये 20 साल कब गुजर गए नहीं पता चला, क्योंकि मजा आ रहा था काम करने में। तो मैं तो ये कहूंगी कि इस प्रोफेशन में थिएटर ने मुझे चुना, बजाय कि मैं जाकर, हम बहुत छोटे होते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं होती कि हम जाकर किसी चीज को कहें कि हम ये करना चाहते हैं। बहुत ऐसे कुछ बहुत कोई कृपा होती है, तब आप वो चीज कर पाते हैं। तो ये तो हुई आपकी कॉलेज की बात, आपने बताया कि किस तरीके से आपका सफर जो है वो शुरू हुआ। तो 20 साल से आप थिएटर इंडस्ट्री में, क्या इसके अलावा भी आपने कुछ मीडिया की जो फील्ड है, क्या उनको भी आपने क्या एक्सप्लोर करने की सोचा बीच में, या आप लगातार ही जो है वो आप थिएटर ही करते रहे? मैं ये कहूंगी कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने डिबेट से शुरुआत की थी, डिबेट किया, उसके बाद थिएटर करना शुरू किया। लेकिन थिएटर क्या करता है कि आपको बुनियादी रूप पे बड़ा मजबूत बना देता है। जो आपकी नींव होती है वो रखी जाती है कि आप बोलेंगे कैसे, आप उठेंगे कैसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, आपका डिक्शन कैसा होगा, आपका पिच कैसा होगा, वॉल्यूम कैसा होगा, ये सारी चीजें थिएटर आपको सिखा रहा होता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि जो बेसिक डिजाइनिंग सेंस होती है कि 2 कलर कॉम्बिनेशन कैसे मैच करेंगे, एक स्टेज का जो प्रेजेंस होता है, कमरे का, एक बहुत सारी चीजें जो डिजाइन से रिलेटेड हैं वो आप समझने लगते हैं। तो जो थिएटर करता है आपको ज़हनी रूप में तैयार करता है। जब मेरी ये ट्रेनिंग हो रही थी और मैं इस चीज को समझ रही थी कि कहानी कैसे कही जाती है, बात कैसे की जाती है, बहुत सारी चीजें, उसके बाद मैंने और बहुत सारे प्रोफेशंस, मतलब मैंने फिल्म मेकिंग भी की है। आई यूज्ड टू मेक फिल्म्स, कॉर्पोरेट एंड शॉर्ट फिल्म्स। उसके बाद मैंने न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया एज अ न्यूज़ एंकर एंड रिपोर्टर, मैं वो काम भी कर रही थी। फिर मैंने वीओ भी किए काफ़ी सारे, मैंने स्टोरी टेलिंग की, और स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ पर हमने ऑडियो बुक्स बनाई, रेडियो के लिए काम किया, आकाशवाणी के लिए बहुत सारे रेडियो प्लेस बनाए। तो ऐसे बहुत तरह का काम किया, और मुझे लगता है कि वो इतनी तरह का काम मैं सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि मैं थिएटर कर रही थी। मैं थिएटर से अपनी बुनियाद को मजबूत करती जा रही थी, इसलिए मैं बहुत सारी और फील्ड्स में काम कर पाई। अदरवाइज सब कुछ आप कर सकते हैं, मतलब ये तो है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तो मुमकिन है, पर क्योंकि बेस स्ट्रांग हो जाता है तो आप अलग अलग फील्ड्स में काम कर सकते हैं। आप एक्टिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत तरह के रास्ते आपसे खुल जाते हैं। तो मैंने सब ट्राई किया और अभी भी ट्राई कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। बिल्कुल, तो जैसे कहा जाता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर आप एक फील्ड में अगर आप हैं तो आप बाकी की जो उससे रिलेटेड फील्ड्स हैं आप उससे ऑटोमेटिकली जो है वो जुड़ने लग जाते हैं। बहुत सी खवातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, कई बच्चियां आपको देख रही हैं, और मुझे लगता है कि वो आपसे काफी इंस्पायर, काफी इन्फ्लुएंस भी होंगी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको याद है आपने अपना पहला प्ले जो है वो कब किया था? क्या नाम था आपके पहले प्ले का, क्या कैरेक्टर था, और किस तरह से वो आपको प्ले मिला, या आपने खुद ही डायरेक्ट किया? पहला प्ले मैंने किया था 2004 में, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कफन, उसके ऊपर आधारित एक नाटक था। और उसमें घीसू और माधो 2 किरदार हैं, वो जाते हैं और वो एक मधुशाला है वहां पर, और वो बैठ के, अगर सबने कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है प्रेमचंद की। और उसमें होता है कि एक भिखारी होता है, छोटा सा बच्चा, वो मधुशाला के अंदर आता है और वो जो घीसू और माधव उन लोगों को देखता है, और देखने के बाद वो एक बड़ा फिलोसफिकल कैरेक्टर है, उनको देखता है और वहां से निकल जाता है।
अब ये बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन जब ये मुझे दिया गया था कि आप इस किरदार को कीजिए, तो मैंने से बड़ा इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मुझे मजा आता था ये सारी चीजें करने में, तो मैंने क्या किया कि उस भिखारी को रियल कैरेक्टर देने के लिए उसकी टी शर्ट, जो कॉस्ट्यूम था वो डिजाइन किया, उस पर हमने बहुत सारे पैचेस लगा दिए न्यूज़पेपर के, टी शर्ट को गंदा किया। जब भी हम परफॉर्म करने जाते थे तो मैं क्या करती थी, वहां की जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा लिक्विड करके लोशन में मिला के, बॉडी लोशन में, उसको मैं बॉडी पे लगाती थी। बॉडी पे लगाने के बाद उसको चेहरे पर लगाती थी, तो वो काला और एक बहुत गंदा सा लुक देता था। और मैं उसको बनाया कि ऑडियंस के बीच में से जो निकलकर मंच पर जाएगी, वो जो किरदार है, और वो मंच पर से निकलकर, वो ऑडियंस से निकलकर मंच पर जाएगा वो किरदार, और वहां पे उन लोगों को देखेगा, और वो मंच से ही वापस ऑडियंस के बीच में आएगा और निकल जाएगा। जब ये किया, इस कैरेक्टर के लिए, इस रोल के लिए मुझे कई अवार्ड्स मिले थे, क्योंकि ऑडियंस को लगता था कि उनके बीच में मैं, जो ऑडियंस बैठी थी, उनको देख के रोते हुए, किसी को पूछते हुए कि प्लीज मुझे, और मैं फर्स्ट ईयर में थी उस समय, फर्स्ट ईयर में बहुत किरदार नहीं मिलते हैं करने के लिए, और मैंने वो रोल किया था। तो मुझे आज तक याद है 2004 और आई थिंक सितंबर था, 18 सितंबर के आसपास की बात है, और वो मेरा पहला रोल था। तो सुनने में आपका जो रोल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, और हर काम को करने के पीछे बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत होती है, हार्ड वर्क जो है वो आपका दिखाई देना चाहिए। अब अगर आपकी बात करें हम, अब आगे अगर आपकी सफर की बात करें, तो ये तो हो गया कि आपका पहला प्ले कौन सा था, आपने बताया बहुत सारे अवार्ड्स में मिले। आज के समय की अगर आप बात करें हम, तो आप आज के समय में क्या करेंगे थिएटर की फील्ड के अंदर? क्या आप सिखाती भी हैं थिएटर, क्या आपकी कोई एकेडमी भी है, या फिर आप डायरेक्ट ही कर रही हैं, खुद एक्ट भी कर रही हैं, क्या है आज? मैं खुद से लिखती भी हूँ, मैं एक्ट भी करती हूँ, और मैं डायरेक्ट भी करती हूँ। हमारी अपना एक ग्रुप है सिली सोल्स फाउंडेशन नाम से। तो सिली सोल्स क्या करता है कि हम बहुत सारा सोशल वर्क भी करते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं, थिएटर के बारे में। और मुझे लगता है कि थिएटर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, थिएटर एक तरीके की जिंदगी है। कैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से आप जीते हैं, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, कि आप कैसे जीते हैं, कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए आप अपना काम करते हैं, जीते हैं, लोगों की समस्याओं को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो थिएटर मुझे लगता है कि बतौर इंसान आपको बहुत बेहतर बनने में मदद करता है, अगर आप बनना चाहें। अगर आप इसे सिर्फ प्रोफेशन के तौर पर देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कई लोग करते भी हैं, तो वो एक जरिया हो सकता है। पर मेरे लिए सिर्फ वो प्रोफेशन नहीं है। तो हम स्कूल्स में जाते हैं, मेरा जो मेरा फोकस रहता है काम को लेकर, वो रहता है कि मैं लोगों को उस तरह से एजुकेट कर पाऊं कि वो अपने आप को सबसे पहले बेहतर तरीके से समझ पाएं और इस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएं। हम कुछ जो काम करते हैं, हम लड़कियों के साथ ज्यादातर काम करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। उन्हें उनकी जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं वो कराया जाता है, उनको इस तरह के किरदार दिए जाते हैं कि वो ज्यादा, उनकी जो पर्सनालिटी है वो निखर कर सामने आए। तो ये सारा काम हम अभी कर रहे हैं। हमारी जो अकेडमी, जो हमारा जो ग्रुप है सिली सोल्स ग्रुप, वो लगातार कुछ कुछ वर्कशॉप्स करता रहता है, नाटक करता रहता है, जिसमें हम बाहर से लोगों को इन्वाइट भी करते हैं, कोई हमें ज्वाइन कर सकता है। ये सारा काम हम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम स्कूल्स में हम जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी परफॉर्मेंसेस करते हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए भी काम करते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि सिर्फ हम शोज ना करें, बल्कि हम वर्कशॉप करके लोगों को और प्रोत्साहित करें कि वो इस फील्ड में आए या इस फील्ड की बारीकियों को समझें। तो आपने अपने इस जवाब में दो बहुत ही अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो बोले। पहला तो थिएटर और एक्टिंग, इसके बारे में भी आपसे जानूंगी। दूसरा आपने बताया कि आप बच्चियों को जो है वो बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि बहुत सी परिवार, बहुत से फैमिलीज ऐसे होते हैं जो आज के समय में भी जो हमारी बच्चियां हैं उनको इस इंडस्ट्री में आगे नहीं भेजना चाहते, उनको थोड़ा डर भी लगता है, उनको लगता है कि पता नहीं किस तरीके से उनको आगे ट्रीट किया जाएगा। तो बच्चियों के नजरिए से अगर हम बात करें तो हाउ सेफ इज थिएटर, कितना सेफ है थिएटर, या कितना सेफ है ये लाइन जिसमें हम बच्चियों को जो है वो आगे भेज सकते हैं, और वो किस तरीके से खुद को ग्रूम करें, कौन सी उम्र से जो है वो बच्चियों को एक्टिंग जो है, जो वालिदैन है वो कौन सी उम्र से बच्चियों को एक्टिंग सिखा सकते हैं, या क्या बचपन में ही बच्चे के कुछ गुण दिखाई दे जाते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है वो एक्टिंग कर सकता है?
तो इस सवाल में दो चीजें थी, एक तो ये कि सेफ्टी को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, और दूसरी चीज थी कि हम उन्हें किस एज में सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो रही सेफ्टी की बात, तो मुझे लगता है कि जिस सोसाइटी, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी जगह औरतों के लिए बहुत ज्यादा सेफ तो नहीं है, जिसको हम ये कह सकें कि इसके यहाँ पर तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये जो सुरक्षा की भावना है या जो सुरक्षित एक माहौल है, ये हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है। जब और ये किसी दूसरी दुनिया की बात नहीं है, ये हमारी ही दुनिया की बात है। मैं भी इस दुनिया का ही हिस्सा हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी 2004 के आसपास की, तो मेरे घर का डेडलाइन 5 बजे हुआ करता था। 5 बजे मैं कांपती थी, मेरी बॉडी कांपने लगती थी कि 5 बज गए, घर जाना है, अभी अंधेरा होने वाला है। लेकिन और घर से बहुत डांट भी पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि बहुत शुरुआत में, जैसे सारे पेरेंट्स को बहुत डर लगता है अपने बच्चे को बाहर या अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में, मेरे पेरेंट्स को भी लगता था। और मैं सच में, मैं कांप रही होती थी कि मुझे घर जाना है और देर हो रही है, अंदर से घबराहट होने लगती थी। लेकिन वो धीरे धीरे समय थोड़ा करते करते बढ़ता चला गया। आज मैं 2 दिन के लिए भी घर से बाहर रहती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं बाहर हूँ और मैं कुछ समय के बाद आऊंगी। ये जो, और ये 20 एक दिन में नहीं हुआ, ये 20 साल के अंतराल में हुआ, 20 साल के सतत अभ्यास से हुआ। अब होता ये है कि जब आप बाहर जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो एक सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एक तरीके का जो आत्मविश्वास है वो आपका भी बढ़ने लगता है, आपकी अपने ऊपर पकड़ होने लगती है, आप दूसरे इंसान को बहुत बारीकी से समझने लगते हैं और आप अपनी कमियों को भी जानते हैं कि अच्छा हमारे अंदर ये कमी है, हमें इस चीज से डर लगता है। तो आप काम करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर ही। जब आप ये करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो विश्वास बढ़ता है तो फिर आप दुनिया के किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि तैयारी सिर्फ थिएटर में आने के लिए नहीं, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी लड़की को या लड़के को अपनी सुरक्षा या अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करनी है, तो ये तैयारी तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसका कोई लेना देना सिर्फ थिएटर से नहीं है। थिएटर की दुनिया में भी इस तरह की सुरक्षा की भावना हो सकती है जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस ना करें। दूसरी चीज आपने पूछा कि हम कैसे लोगों को, बच्चियों को हम कैसे बच्चियों को ट्रेन कर सकते हैं, या कौन से उम्र से जो है वो इस फील्ड के लिए आगे तैयारों को ग्रूम कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को ये प्रोफेशन बनाना है कि आप चाहते हैं कि वो एक्टिंग ही करे, तब तो थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग सिर्फ 1 दिन या 2 दिन में हो जाने वाली चीज नहीं है कि आपने कुछ 3 महीने का कोर्स किया और आप एक्टर बन गए। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत समय लगता है। कई बार 30 साल के बाद समझ आना शुरू होता है। तो एक्टिंग है क्या? बेसिकली आप जिंदगी को जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया आते आते उम्र बीतती है। जब उम्र बीतती है तो हम ये कह सकते हैं कि भी समय लगता है, 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, बहुत लंबे समय के बाद आपको चीजें समझ आनी शुरू होती हैं। लेकिन किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, अपनी बच्चियों को ट्रेन कर सकते हैं। आप उन्हें स्कूल में जो परफॉर्मेंसेस वो देते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए। वो अपने स्कूल के मंच से ही तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। स्कूल के मंच पर जाएं, परफॉर्म करें। आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं या आपकी आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आगे चलकर इस तरह के प्रोफेशन में आ सकता है जहां पर वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, जहां पर स्टेज फियर नहीं रहता, कैमरा फियर नहीं रहता। तो एक तो ये तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार ये भी होता है कि बच्चे बहुत शुरुआती दौर में बहुत नर्वस होते हैं, बहुत शाय होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। वो शाइनेस निकालने की जरूरत है। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारी बच्चियां आई हैं, क्योंकि लड़कियां खासतौर से बड़ी बहुत सेंसिटिव भी होती हैं और बहुत शर्मीली होती हैं, शाय होती है नेचर से, तो वो बहुत जल्दी स्टेज पर नहीं आ पाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो आने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है, जब वो आने लगती हैं फिर वो बहुत मतलब जितनी बेहतरीन तरीके से बाहर निकल कर उनको जो चमकती हैं वो काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि बहुत जजमेंटल नहीं होना है बहुत शुरू में। अगर हो सकता है कोई शाय है लेकिन क्रिएटिव है, तब भी उसे प्लेटफॉर्म देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे जाकर जब वो शाइनेस थोड़ी कम होगी तो वो बहुत निखर कर बाहर आएंगी बच्चियां। तो प्रियंका जी, बात हम लगातार कर रहे हैं थिएटर की, एक्टिंग की, किस तरीके से बच्चे जो है वो इसमें आगे आ सकते हैं। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बन रहे हैं। तो ऑडियंस पे क्या किसी तरीके का फर्क आपको देखने को मिलता है? क्या थिएटर में आज भी लोग प्लेस देखने, नाटक देखने
आते हैं, या फिर आपको लगता है कि सोशल मीडिया तक की ही एक ऑडियंस जो है वो अलग है और थिएटर की ऑडियंस जो है वो अलग है? नहीं, ये तो है कि थिएटर की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, सोशल मीडिया की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया रील 30 सेकंड 60 सेकंड्स का रील होता है और आप अपने बेड पे बैठ के कभी भी स्क्रॉल कर सकते हैं, रात के किसी भी समय, दिन के किसी भी समय, सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर है इस समय। लेकिन थिएटर के लिए आपको टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर के बेडरूम से निकलकर आपको मेट्रो में या सफर पूरा ट्रैफिक को फेस करते हुए आपको एक ऑडिटोरियम में पहुंचना पड़ेगा और वहां जाकर लाइन में लगते हुए आपको ऑडिटोरियम में बैठना पड़ेगा। लेकिन फिर हम क्यों करें ऐसा? सवाल ये भी हो सकता है कि फिर अगर इतनी जद्दोजहद करनी है तो फिर हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे? क्योंकि ये जो अनुभव है लाइव आर्ट का, जो एनर्जीज हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, ये आपको रील्स में नहीं मिलेंगी। ये जिम्मेदारी का एहसास, एक जादू जिसे कहते हैं ना, वो रील्स पे नहीं होता, वो सोशल मीडिया पे नहीं होता, वो स्क्रीन पे नहीं होता। ये जादू सिर्फ और सिर्फ आप जब स्टेज पर देखते हैं किसी को, वो जो एक माहौल, पूरा वाइब्रेशन क्रिएट होती है ऑडिटोरियम के अंदर, जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और आपको दिखाई दे रहा होता है कि एक मंच पे एक किरदार है जो अपनी बात कह रहा है, और उस ऑडिटोरियम में बैठी हुई अगर 300 सीटें तो 300 लोग उसे सुन रहे हैं। इतना अटेंशन लेने के लिए उस कलाकार ने कितनी मेहनत की होगी, ये रील्स पे नहीं होता। रील्स में आप खाते हुए भी सुन लेते हैं, आप कुछ भी करते हुए वो अटेंशन आप दे ही नहीं पाते, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। ये रिस्पेक्ट आपको, और ये जो अटेंशन है, ये स्टेज पे, तो जब आप इतना इन्वॉल्व होती है ना ऑडियंस, थिएटर में इसमें भी बताना चाहूंगी कि थिएटर सिर्फ उसके लिए नहीं है जो मंच पे परफॉर्म कर रहा है। थिएटर बनता है मंच पे परफॉर्म करने वाले कलाकार से और ऑडिटोरियम में बैठे हुए दर्शक से। ये दो लोग मिलकर उस नाटक को बनाते हैं, और इसीलिए वो नाटक ज्यादा पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कलाकार जो मंच पर है उसने बोला कि वहां चांद निकला है, तो जब हमने कहा कि वहां बहुत खूबसूरत चांद निकला था, तो अब जो ऑडियंस, जो दर्शक वहां पर बैठा हुआ है, अब हम क्या करते हैं, स्टेज पे कोई चांद नहीं आ सकता। रील्स में, सिनेमा में तो आप अगला शॉट डालेंगे और चांद दिखा देंगे खूबसूरत सा, जिसमें से थोड़ा सा धुआं जा रहा होगा, बादल जा रहे होंगे और वो चांद होगा। मंच पे क्या करते हैं, मंच पे कोई चांद नहीं होता। चांद देखने की जिम्मेदारी वहां बैठे हुए दर्शक की है कि वो अपने मन का चांद वहां पर देखेगा, और जब वो अपने मन का, जब वो खुद मेहनत करता है, तो वो चांद देख पाता है जो वो देखना चाहता है। मान लीजिए मैंने कहा कि वो कोई एक बच्चा अपनी नानी के घर गया, उसने अपना दरवाजा, नानी के घर का दरवाजा देखा। अब मेरी नानी के घर का दरवाजा जो मैं विजुअलाइज करती हूँ, नीले रंग का है, लेकिन आपकी नानी के घर का दरवाजा हो सकता है लाल रंग का हो। तो इसमें अब आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो नानी के घर का दरवाजा जो लाल रंग का है वो आपने देखा है, आपने उसको महसूस किया है, आप उसकी डिटेलिंग जानते हैं। तो थिएटर इस वहां पर अलग हो जाता है। थिएटर ऑडियंस से मिलकर बनता है, आप बहुत मेहनत करते हो उसके लिए, और जब आप तालियां बजाते हैं तो जो मंच पर बैठा हुआ कलाकार है वो उसे महसूस करता है और दुगनी क्षमता के साथ परफॉर्म करने लगता है। उसको महसूस होता है कि यहाँ, या अगर पिन ड्रॉप साइलेंस भी है कहीं पर, तो भी कलाकार महसूस कर पाता है कि ये लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, एक लिंक है जो दोनों के बीच में है। तो ये दोनों बिल्कुल बहुत अलग अलग बातें हैं, और इससे दर्शक जो नाटक देखने आता है वो आता ही है, बड़ी लॉयल ऑडियंस है। और अब तो माशाल्लाह बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, नए लोग थिएटर की तरफ ज्यादा उनका रुझान बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा दौर है ये थिएटर के लिए। प्रैक्टिस सेशंस की अगर आपकी बात करें, कई बार जैसे आपने बताया कि भाई मतलब लाइव होता है, हमने भी कई थिएटर्स देखे हैं, कोई रीटेक नहीं होता इसमें। कई बार अगर आप डायलॉग भूल जाएं तो क्या करते हैं, किस तरीके से इम्प्रोवाइज करते हैं? क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा वाक्य हुआ? हाँ, मतलब मैं लगभग 500 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ, 100 से ज्यादा प्रोडक्शंस कर चुकी हूँ। तो ऐसा तो कहना मतलब गलती होगा, मैं कहूँ कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमें तो सब याद रहता है। नहीं, हम भी भूलते हैं, लेकिन एक समय के बाद अपनी बॉडी से और अपने कैरेक्टर के साथ एक ईज आ जाता है, जहां पर आप बहुत सहज हो जाते हैं अपने साथ। आपको लगता है हाँ ठीक है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। और नहीं तो जो आपका को एक्टर है वो देवता है, उस समय वो आपको उस समय बचा लेता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि थिएटर सिर्फ आपके, हम ना बहुत इंडिविजुअलिस्टिक जमाने में जी रहे हैं, जहां पे हम सिर्फ अपने बारे में
देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि सेल्फी ली अपनी फोटो की, मतलब फोटो खींचने के लिए भी हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हम खुद से कैमरा लगाते हैं, खुद से रिकॉर्ड करते हैं, खुद से एडिटिंग करते हैं, खुद से अपना चैनल बना के पोस्ट कर देते हैं। तो बड़ा इंडिविजुअल मामला हो गया है। लेकिन थिएटर ये नहीं है, थिएटर कम्युनिटी आर्ट है। थिएटर सारे लोगों के साथ मिलकर बनेगा। तो अगर जब कोई एक एक्टर स्टेज पर जाता है तो फिर वो डिपेंड करता है अपने को एक्टर पर भी, और वहां पर दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों का जो रिश्ता है जो वो सहज कैसे हो सकता है, वो एक दूसरे को कितना बारीकी से जानते हैं कि दूसरे एक्टर को समझ में आ जाए कि मेरा जो को एक्टर सामने है ये भूल गया है और अब मुझे इसे बचाना है, तो ये जिम्मेदारी भी वो लेता है। तो ये कभी भी अकेले होने का मामला नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको सोलो परफॉर्मेंस भी है तो आप स्टेज पर हैं और आपका लाइट पर्सन है या साउंड पर्सन है, उसको मालूम है कि ये मोमेंट अब नीचे गया, अब ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठते हुए म्यूजिक भी ऊपर उठना है और एक साथ साथ, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ कुछ क्रिएट करते हैं। जादू इसी से बनता है, अकेले से नहीं बनता। तो आई थिंक मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है कई बार, लेकिन हमेशा जो को एक्टर है वो बचा लेते हैं। थैंक यू इसके लिए। तो जी, अब चलते चलते आपसे एक सवाल और कहूंगी, जो यूथ इस वक्त आपको देख रहा है, जो बच्चे आपको देख रही हैं, खवातीन आपको इस वक्त देख रही हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ये खवातीन के लिए है ज्यादातर, तो उनके लिए आप चलते चलते क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या कुछ ऐसी बात जो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करे थिएटर की तरफ, अगर उनका रुझान है, अगर उनका मन है थिएटर करने का, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? खासतौर से लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि कई बार जो हालात होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, वो मुश्किल होंगे ही, हमारे लिए चीजें थोड़ी अलग हैं भी, हालांकि चीजें बेहतर हो रही हैं। जितना डर आपको दिखाया जाता है या बताया जाता है, जितना हम समझते हैं उतना सच में है नहीं। अगर आप बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी तैयारी करते हुए और अपने बल पे चीजें करते हुए कि आप मेहनत करके कहीं पहुंचना चाहते हैं, समय जरूर थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ थिएटर में नहीं बल्कि कहीं पर भी शॉर्टकट अगर आप लेंगे तो फिर आपको थोड़ी हो सकता है उस समय बड़ी आसानी हो जाए किसी भी चीज में कहीं पर भी पहुंचने में, पर वो बड़ा सही रास्ता नहीं है। वो बहुत ऐसे मैं बहुत पुख्ता कहूँ उसे कि बड़ा पुख्ता रास्ता ऐसा नहीं है। वहां ज्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल है, कभी ना कभी एक दिन आप फंसी जाएंगे वहां पर, और आपको क्योंकि सेंसिटिव हैं आप ज्यादा, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। तो आप बेशक लंबा रास्ता चुनिए, एक बार में नहीं होगा तो शायद दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, लेकिन आप वहां पहुंच जाएंगे। तो समय से मत घबराइए, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर आप सोच लें कि आपको ये करना है तो आप वो कर ना पाए। अक्सर मैं लोगों को एक बात बोलती हूँ जो मैं यहाँ पर भी बोलना चाहूंगी और इसी से शायद अपनी बात खत्म करूंगी। कुछ करने की कोशिश एक बार नहीं 10 बार करो, कुछ करने की कोशिश एक बार नहीं 10 बार करो, फिर भी ना हो तो 100 बार करो। तो 100 बार करने पे चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये बात बोली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस वक्त हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, आपकी इस बात को जरूर सोचेंगे और इसको अपनी जो जिंदगी है उस पर अप्लाई भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आप यहाँ पर आई, आपने इतना वक्त दिया, अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया, और इतना कुछ आज आप हमारे जो खवातीन हैं उनको आप सिखा के जा रही हैं, उसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका अगर 1% भी किसी तक पहुंच पाए तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। जी, तो नाजरीन, आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो आज के हमारे इस शुमारे में बस इतना ही, लेकिन अगली बार आप सभी से फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। Are you tired?